आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कहानी पाठ एक हरिहर काका के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास या बोध प्रश्नों को समझाऊंगी। एक एक प्रश्नों को मैं समझाऊंगी, उसके उत्तर बताऊंगी। आप उसे ध्यान से सुनिए, फिर उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए। तो इसके पूर्व मैंने आपको हरिहर काका की कहानी को कई वीडियो में पूरी कहानी को व्याख्या के रूप में समझाया है। हरिहर काका की स्थिति और कथावाचक के संबंधों को बताया है। तो कहानी के अंत में जो बोध प्रश्न दिए गए हैं पाठ पर आधारित, अब मैं उन प्रश्नों को लेकर अपने इस आखिरी वीडियो में प्रस्तुत हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? इसका उत्तर मैं आपको समझाती हूँ। कथावाचक और हरिहर काका के बीच घनिष्ठ दोस्तों जैसा प्यार भरा रिश्ता है। इसका कारण यह है कि ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। लेखक उनके हर सुख दुख में उनके पास पहुंच जाता था। हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी। वे लेखक को बचपन से बहुत प्यार करते थे। बड़ा होते होते ही दुलार दोस्ती में बदल गया। हरिहर काका अपनी सारी बातें लेखक को हमेशा बताया करते थे। तो हरिहर काका और कथावाचक के बीच घनिष्ठ संबंध होने के ये कारण हैं। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। दूसरा प्रश्न पहले पढ़ूंगी, फिर आपको उसका उत्तर बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? इसका उत्तर इस प्रकार है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों ही स्वार्थ में आकंठ डूबे हैं। वे हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनकी जमीन पाने के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यहाँ तक कि काका की जान लेने पर भी उतर आए थे। इसके अलावा दोनों ही काका के हितैषी होने का दावा करते हैं, पर यह दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं है। काका दोनों की ही सच्चाई देख चुके हैं। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर जो मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं आती हूँ तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? अब मैं इसका उत्तर समझाऊंगी आपको। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। यह उनकी इस मनोवृत्ति को दर्शाता है क्योंकि लोग पुत्र प्राप्ति, लड़की की शादी, अच्छे घर में तय होने, लड़के को नौकरी मिलने आदि को ठाकुर जी की कृपा मानते हैं और वे खुशी के अवसर पर ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते थे तथा अधिक खुशी होने पर वे अपनी जमीन का एक भाग ठाकुर जी के नाम लिख देते थे। वे बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में राहत पाने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे। इसके अलावा वे अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु ठाकुर जी से
सदैव प्रार्थना करते थे। तो ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में इन्हीं कारणों से अपार श्रद्धा थी। अब मैं पढ़ती हूँ चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अब मैं चौथे प्रश्न का प्रश्न पढ़ के फिर उसका उत्तर समझाऊंगी आपको। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, तो प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर मैं अब आपको समझाती हूँ। इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि हरिहर काका अच्छी तरह जान चुके थे कि महंत और उनके भाई जो आदर सम्मान और सुरक्षा दे रहे हैं, उसका कारण उनके साथ घनिष्ठ और सगे भाई का संबंध न होकर उनकी जायदाद है। अन्यथा इसी गांव में जायदादहीन को कौन पूछता है। ठाकुरबाड़ी के महंत चिकनी चुपड़ी बातें इसलिए करते थे ताकि काका की ज़मीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम वसीयत करा सकें। उनके भाइयों ने जो भी आदर सत्कार और देखभाल बढ़ा दी थी, वह भी उनकी जायदाद के कारण ही था। काका के सामने ऐसे अनेक उदाहरण थे जिन्होंने किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़मीन जायदाद को दूसरे के नाम लिख दिया और वे उपेक्षापूर्ण कष्टमय जीवन जीने को विवश हुए। तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। अब बारी है पांचवें प्रश्न की। अब मैं पांचवा प्रश्न पढ़ती हूँ। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे। प्रश्न को दोहराती हूँ। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। अब इसका उत्तर मैं समझाऊंगी आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत के पक्ष के लोग थे। हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने को तैयार न थे। वे अपने भाइयों के घेरे में रह रहे थे। तब काका से बलपूर्वक ज़मीन जायदाद को की वसीयत करने का एकमात्र यही उपाय नज़र आया। ठाकुरबाड़ी में महंत के लोगों ने काका के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने काका के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उन्होंने अनेक जगह पर सादे कागज़ों पर अंगूठा लगवा लिया और उनके हाथ पैर बांधकर एक कमरे में डालकर ताला बंद कर दिया और वहाँ से भाग गए। तो हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ये ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत पक्ष के लोग थे और उनके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव किया। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर अभी मैंने आपको समझाया। अब मैं छठा प्रश्न पढ़ूंगी, फिर उसका उत्तर भी समझाऊंगी। छठे प्रश्न को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। मैं छठे प्रश्न को दोहराती हूँ, फिर से सुनिए। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। अब इसका उत्तर बताऊंगी आपको। हरिहर काका के मामले में गांव वालों
के दो अलग अलग वर्ग थे। इस कारण उनकी राय भी अलग अलग थी। हरिहर काका के बारे में एक वर्ग जो ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संतों के साथ था, वह सोचता था कि काका को अपनी ज़मीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देना चाहिए तथा अपना नाम अमर कर लेना चाहिए। ऐसा धार्मिक कार्य करके काका सीधे स्वर्ग जाएंगे। हरिहर काका के बारे में प्रगतिशील विचारों वाले लोग यानी किसानों की राय थी कि काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए, क्योंकि वे किसान थे, वे किसानों के लिए ही बने थे, वे किसानों के लिए ही सब कुछ सोचते थे और किसानों के लिए ज़मीन का ही महत्व मानते थे। इसलिए प्रगतिशील विचारों वाले जो किसान थे, उनका मानना यह था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन सिर्फ अपने भाइयों को देनी चाहिए और किसी और को देने से कोई फ़ायदा नहीं। ये उनका खून का रिश्ता है, तो खून के रिश्ते में भाई का महत्व है, इसलिए काका को अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। तो ये रहा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। अब मैं 7वें प्रश्न पर आ गई। 7वां प्रश्न पहले पढ़ के आपको सुनाती हूँ, फिर समझाऊंगी कि इसमें उत्तर में क्या लिखा जाएगा। 7वां प्रश्न इस प्रकार है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसका उत्तर समझाऊंगी आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि काका जिस भयावह स्थिति से गुजर रहे थे, उस स्थिति में फंसा हर आदमी यही सोचता है कि इस तरह घुट घुट कर जीने से तो एक बार मरना ही अच्छा है। काका भी अच्छी तरह भली प्रकार से अपने घर की स्थिति को जानते थे, इसलिए काका भी मानते थे कि महंत और भाइयों के नाम जमीन कर देने से उनका जीवन वैसे भी नरक बन जाएगा। उन्होंने मौत का भय दिखाने वाले भाइयों को भी जमीन लिखने के बजाय मौत को गले लगाना उचित समझा। वे मरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई भी उनका आदर सत्कार अगर करते हैं तो सिर्फ ज़मीन के लिए, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ज़मीन जायदाद के लिए ही। उन्हें खाना देना, पानी देना, उनकी इज्जत करना था, तो उन्हें लगता था मरना तो है ही है एक बार, ज़मीन लिखने के बाद जीते जी मरने से अच्छा है कि वे अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लें। तो इस तरह से उन्होंने ये माना कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इस स्थिति में काका को ये ज्ञान हो चुका था कि भाई भी उनकी खातिर और इज्जत करते हैं तो सिर्फ ज़मीन के लिए। अब बारी आ जाती है प्रश्न संख्या 8 की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है
इस पाठ का प्रश्न है। प्रायः बोर्ड परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं इस प्रश्न को पढ़ती हूँ। समाज में रिश्तों की अहमियत क्या है? समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। अब रिश्तों की अहमियत आपको हरिहर काका पाठ में दिखाई गई है, उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। समाज में रिश्तों की विशेष अहमियत होती है। ये रिश्ते ही एक दूसरे को अदृश्य डोर में बांधे रहते हैं। ये रिश्ते व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने में सहायक होते हैं। ये रिश्ते ही हैं जिनके कारण व्यक्ति दूसरे के दुख सुख में काम आता है। यदि रिश्ते न हों तो समाज में एक तरह का जंगल राज हो जाएगा और अव्यवस्था का वातावरण होगा, जिसमें कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं। इसमें स्वार्थ परता, निजता, आत्मकेंद्रिता आदि का बोलबाला हो जाएगा। मनुष्य सिर्फ स्वार्थी हो जाएगा, सिर्फ अपने लिए जिएगा। भाईचारा, पारस्परिक सौहार्द, प्रेम किसी अन्य लोग की बातें बनकर रह जाएंगी। तो समाज की स्थिति से देखा जाए तो समाज में रिश्तों की अहमियत है, तभी मनुष्य की ओर खींचता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ मनुष्य स्वार्थी अपने लिए जीवित रहेगा, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, सारा प्रेम भाईचारा सब खत्म हो जाएगा। तो ये रहा आपके 8वें प्रश्न का उत्तर। अब मैं आती हूँ इस पाठ के 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? यद्यपि इसका उत्तर कहा जाए तो आप इसे अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं दे सकते हैं, अपनी सोच पर, कि अगर आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है तो आप उसकी अपनी मदद अपनी सोच से करेंगे। और कैसी करेंगे, उन्हीं भावनाओं से ये प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी भावना बता रही हूँ, उसे आप अपनी भावना के आधार पर सोच कर भी लिख सकते हैं। यद्यपि मैं इसका उत्तर आपको समझा रही हूँ। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि यदि हमारे समाज में हरिहर काका जैसे व्यक्ति हैं तो अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकाल कर उनके पास हमें जाना चाहिए, उनसे कुछ बातें करनी चाहिए, ताकि उनका एकाकीपन दूर हो। उनके हृदय में अगर दुख हो तो उनके दुख को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी आवश्यकता के बारे में उनसे पूछना चाहिए। उनका खान पान, किस प्रकार वे रहते हैं, उनका खर्चा कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। यथासंभव उनको समझने के बाद मदद करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा उनके खाने पीने संबंधी आवश्यकता पूरी करने के भी प्रयास करने चाहिए। यदि उन्हें खाने पीने की तकलीफ़ है तो कोई समिति बनाकर उनकी देखरेख के लिए कोई कार्य करना चाहिए, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। यदि समय पड़े, कभी दवा की आवश्यकता हो तो उन्हें दवा दी जाए, अस्पताल में दिखाया जाए। तो इसके लिए एक अपने स्थान विशेष में आप समिति बना सकते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि उन्हें कभी ये ना लगे कि वो बिल्कुल अकेले हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।
संभवतः अगर हरिहर काका जैसी हालत का कोई व्यक्ति हो तो हमें सामाजिक संस्थाएं बनाकर ऐसे व्यक्तियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ते हुए आ जाती हूँ इस पाठ के आखिरी प्रश्न पर। आखिरी यानी 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए, इसका मैं 10वां प्रश्न आपको समझाती हूँ। इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो स्थिति एकदम विपरीत होती। हरिहर काका के अपहरण की बात अखबार और अन्य संचार साधनों के माध्यम से एक समाज की आवाज़ बन जाती। इससे पुलिस तत्काल महंत, साधुजन तथा उनके पक्षधर जो उनको मानने वाले थे उन पर कार्रवाई कर सकता। इसी प्रकार हरिहर काका के भाइयों की अत्याचार की जो खबर थी वो भी प्रकाशित हो जाती, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होती। हरिहर काका की मदद करने के लिए अनेक समाज सेवी तथा वृद्धाश्रम संचालक तैयार हो जाते। इतना ही नहीं, समाज के कुछ सहृदय व्यक्ति उन्हें अपनाने को तैयार हो जाते, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते। संभवतः स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं, यदि उनमें भी याचिका डाली जाती तो न्यायालय की तरह उनके भाइयों पर ये दबाव डाला जाता कि हरिहर काका के लिए गुजारा भत्ता तय करें, देख रेख के लिए उन्हें हर महीने कुछ निश्चित रुपए दें। ऐसी स्थिति में हरिहर काका को अपने भाइयों और ठाकुरबाड़ी के भय के साए में न जीना पड़ता। जितनी दुर्गति उनकी हो रही थी या हुई थी, जिसके कारण वे गूंगेपन का शिकार हो गए थे, वे भी न होते। सबके सब होने के बावजूद भी हरिहर काका को अब किसी पर विश्वास नहीं रह गया था। तो अगर मीडिया की पहुंच उस गांव तक होती, संभवतः हरिहर काका की वो दुर्गति न होती, वे गूंगेपन के शिकार न होते, उन्हें गांव छोड़कर अपने लिए पहरेदारी पुलिस के सिपाही रख करके कहीं गांव से दूर न रहना पड़ता। तो मीडिया के होने पे ये बात बहुत दूर तक पहुंच जाती, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी और संभवतः उन्हें इतनी तकलीफ भी न उठानी पड़ती। तो इस तरह से देखा जाए तो मैंने कहानी पाठ 1 हरिहर काका संचयन भाग 2 की जो पुस्तक है कहानी की, उसमें पाठ 1 जो हरिहर काका, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा तक का पाठ्यक्रम में ये कहानी मानी जाती है, उसके सारे प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर अभी मैंने आपको बताए। कहानी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कहानी किस तरह से उसका स्वरूप है। हरिहर काका के बारे में, कथावाचक के बारे में अपने इससे पहले के वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं, तो कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पहली कहानी हरिहर काका पूरी होती है। अब आप इन प्रश्नों को बार बार सुने, इनके उत्तरों को बार बार सुने, ताकि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं और आप उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पे लिख लें, अच्छी तरह समझ कर लिख लें और बार बार इसको दोहराएं। इस तरह से ये पहली कहानी हरिहर काका प्रश्न उत्तर सहित पूर्ण हुई।